नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी जी। शंकर जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शंकर जी, अगर मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो लोग ऐसा कहते हैं, एक सामान्य दृष्टिकोण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी जीत लगभग वैसी थी कि जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, और प्याला मोदी जी के नाम का पिया। तो क्या आपको लगता है कि जीत मोदी जी की लहर की थी, भारतीय जनता पार्टी के काम की थी, या आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता की उपस्थिति की थी? क्या कहेंगे, किसका योगदान ज्यादा था? देखिए, ये जो जीत थी ये भारतीय जनता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास के काम हुए, ये माननीय मोदी जी की विजय थी। ये हमारे कार्यकर्ताओं की विजय थी, उनके खाते में जाती है विजय जी पूरी। जी। शंकर जी, इंदौर जो है लगातार पूरे विश्व के मानचित्र पर और खासकर देश में, जो मोदी जी का एक आह्वान था स्वच्छता के लिए, समग्र स्वच्छता अभियान में लगातार 5वें बार भी नंबर 1 बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक नेतृत्व को साधुवाद है जो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व जिनके हाथों में है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता उनसे मोटिवेट होती है और इंदौर की जनता को भी साधुवाद है। लगातार शिखर पर बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। क्या कुछ ऐसा रहा कि इंदौरियों के बीच में स्वच्छता जो है एक अमिट छाप की तरह अपना घर कर चुकी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से ये आह्वान किया, उस समय हमारे विपक्ष के लोग हंस रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले पे स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा जिस प्रकार पूरे देश में माननीय मोदी जी के आह्वान को हाथों हाथ लिया, आज पूरे देश में लगभग हर क्षेत्र में हम देखें स्वच्छता की मिसाल देखने को मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया तब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और सबसे ज्यादा इंदौर की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया और संकल्प लिया कि हम स्वच्छता में आगे रहें। और उसी संकल्प को लेते हुए लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं, 5 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 देश में रहे। और हमारा प्रयास है छठी बार भी हम रहे। ये तभी संभव होता है कि जब नेतृत्व आह्वान करता है और नेतृत्व के आह्वान पे सब जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और सबसे ज्यादा जनता साथ देती है, तभी ये संभव होता है। तो ये जो देवतुल्य जनता है इंदौर की, ये साधुवाद उनको है कि उनके प्रयासों से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 लगातार आ रहा है। जब माननीय राष्ट्रपति जी से इस बार 5वीं बार पुरस्कार जब मैं लेने गया था, और मुझे वो शब्द याद है, माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था कि प्रथम आना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लगातार 5 बार प्रथम आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये वास्तव में एक बार आना बड़ी बात है, लेकिन लगातार 5 बार आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी संभव हुआ कि हमारी जनता ने इसका साथ दिया। जिस प्रकार से अगर मैं सर बात करूं, न सिर्फ स्वच्छता अभियान में, अभी जो जैविक जो कचरा है उसका रिसाइकिल करने में, और जो पेयजल है उसकी व्यवस्थाओं में, इंदौर लगातार जो मानव जीवन को प्रभावित करने वाली जो विषय वस्तु है उस पर लगातार अच्छा काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो जो और इंदौर जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये 2 कदम और, इसमें कब तक वो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगा? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि वेस्ट से वेल्थ, जी यानी कचरे से भी कमाया जा सकता है, उस समय मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि परिकल्पना है, ख्वाब है, एक सपना है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तभी से हम इंदौर के लोग लग गए थे। और कचरे से किस प्रकार खाद बनाना, कचरे से किस प्रकार सीएनजी गैस बनाना, ये हमने इंदौर के सभी लोगों ने बहुत करके बताया। जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि इतने कम समय में इंदौर ने ये करके बताया। तो ये एक ऐसा पूरे देश में एक संदेश गया कि हम कचरे से भी सीएनजी बना सकते हैं। और उसके बाद तो कई शहरों के
अधिकारी जनप्रतिनिधि देखने आए किस प्रकार से सीएनजी बन रही है। और इसके साथ साथ हमको वाटर प्लस पे भी जो पुरस्कार मिला, जल जी शक्ति मंत्रालय, वो भी महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब वो पुरस्कार दिया तो उन्होंने यही बात कही कि क्या बात है इंदौर की, लगातार पुरस्कार ले रहा है। मैंने उनसे यही कहा कि हमारी देवतुल्य जनता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब लग जाते हैं। और वाटर प्लस पे भी हम नंबर 1 है। और आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, स्मार्ट सिटी में हमें देश में 6 पुरस्कार मिले अलग अलग क्षेत्रों में। जी तो ये भी एक हम तेजी से स्मार्ट सिटी में भी काम कर रहे हैं। तो ये तभी संभव होता है कि पूरा इकोसिस्टम साथ में मिलकर जब काम करता है, सब लोग सामूहिक प्रयास करते हैं, तभी संभव होता है। जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि सामूहिक प्रयास की ये परिणति है, लेकिन इंदौर का अपना एक मिजाज है। अगर मैं गुज़िश्ता साल की बात करूं तो ठीक इसी समय पे कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल चरम पर थी, तबाही का आलम था। लेकिन लोगों ने ये भी देखा कि इंदौर के लोग जी जान से जुट गए। बाहर से जो मरीज आए उनको इंदौर ने प्रश्रय दिया, और जो कामगार वहाँ से निकले, जो शरणार्थी निकले, उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था की। कोरोना में भी इंदौर की जो जीवंतता है वो जिंदा रही। आप स्वयं तमाम ऐसे प्रकार के कार्यों में संलग्न रहे। बहुत टफ टाइम था। आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि उस समय की जो परिस्थिति है वो कैसा आपका अनुभव रहा हो। देखिए, एक अलग अलग ही अनुभूति रही उस समय की। और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनेगी। और जिस प्रकार की चुनौतियां थी हमारे सामने, देश के सामने, वास्तव में कल्पना से बाहर थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा था कि चुनौतियों में अवसर भी रहते हैं। पर इस चुनौती में ये रहा कि जब हमने देखा कि खास करके जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, हमने देखा कि किस प्रकार मजदूर महाराष्ट्र से निकलकर अपने-अपने यूपी स्तर तक पैदल जा रहे थे। उस समय जब हमें ध्यान आया तो हम खुद सड़कों पर गए। हमारे इंदौर के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, उनको वो सब व्यवस्था जुटाई जो उसके लिए आवश्यक थी। भोजन, राशन तो अपनी जगह ठीक था, दवाई अपनी जगह ठीक था, कपड़े से लेकर चप्पल तक। और यहाँ तक कि सब अपना-अपना, छोटे से छोटा, मुझे एक वाकया याद है कि एक विकलांग अपनी ट्राईसाइकिल पे कुछ सामान लेके घर से बना के ले जाता था और वहां वो उन मजदूरों को बांटता था। उनका ये भाव था कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, कि जो मैं घर में बना सकता हूँ कम से कम वो तो मैं बांटूं। तो ये एक इंदौर की तासीर है कि जब विपत्ति का समय आता है तो सब मिलके काम करते हैं। और उसी का परिणाम था कि उस समय सबने मिलके काम की। और जो दूसरी विभाग की बात कर रहे हैं, तो इंदौर में मेडिकली सुविधाएं बहुत ज्यादा है। तो आसपास के जितने भी शहर है, गांव हैं, तो उन परिस्थितियों में सब इंदौर ही आ रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कि इंदौर में इलाज अच्छा होगा। तो हमारे इंदौर में जो मरीज थे उसके अलावा भी लगभग आधे से ज्यादा मरीज हमारे इंदौर के बाहर के थे। लेकिन उनका, हमारा भी दायित्व था कि उनका ट्रीटमेंट भी बराबर हो, उनको भी ऑक्सीजन मिले, उनको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। तो उन सब के लिए हमने जी जान से प्रयास किए। और मुझे ध्यान है कि सब ने मिल के काम किया। इंदौर की जनता ने, सभी डॉक्टरों ने, हमारे पैरामेडिकल जो स्टाफ है, उन्होंने हर जगह साथ दिया। और तभी संभव हुआ कि जब इतनी विषम परिस्थितियों में हम निकल के बाहर आए। जी। सामान्यतः देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, या यूं कहूं कि विधायिका और राजनीति, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नदी नाव का संयोग रहता है। लेकिन अगर इंदौर के दृष्टिकोण में से देखा जाए तो समझ ही नहीं आता कि पॉलिटिशियन काम कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। और बहुत अद्भुत तालमेल इंदौर में देखने को मिलता है किसी भी विषय में। आप खुद भी तमाम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, मीटिंग्स लेते हैं। तो न सिर्फ जनता का मिजाज बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों का मिजाज भी बहुत सकारात्मक है इंदौर में। तो क्या मतलब इंदौर की तासीर में खिलाते क्या है इंदौर की तासीर में कि तासीर देखिए, ये पूरा सकारात्मक हो जाती है? नहीं, बराबर है। यहाँ पर हम सबका जो एक वर्किंग पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। भले ही मैं सांसद हूँ या कोई विधायक है या कोई महापौर है, तो वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी है, कोई कमिश्नर है, कलेक्टर है, संभागायुक्त है, उसको भी ऐसा लगता है मैं अधिकारी हूँ। और सब जब मिलके करते हैं, कोई ईगो नहीं रहता। एक कोई
कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ईगोइस्ट जब कोई होता है तो उसको ऐसा लगता है, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, जो पूरा सिस्टम है, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी का हो, हम सब टीम वर्क से जब काम करते हैं तो सब मिलके काम करते हैं। वो अपनी जगह प्रशासन, राजनेता जो रहते हैं वो जनता को बातों को वहां तक पहुंचाते हैं और वो अपनी हल करने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ समस्या आती है तो वो हमारे साथ बैठते हैं, फिर हम जनता को बताते हैं कि ये समस्या है, इसका हल। तो जब तालमेल अच्छा होता है, ये मेरे मेरे मुझे लगता है कि सब जगह होना चाहिए। किसी भी शहर में कोई प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व अगर मिल के काम करेगा तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, और वो इंदौर में हमने देखा। जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि एक तालमेल हम बेहतर बना लेते हैं इंदौर में, अ, हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता पहले समझता है। सामान्यता मतलब ये नहीं है कि ये मुंह देखी बात है। सामान्यता होता ये है कि सांसद, चूंकि बड़ा क्षेत्र होता है तो अक्सर सांसद की सक्रियता या उनकी उपस्थिति बहुत कम दिखती है। कई जगह तो पोस्टर लग जाते हैं कि सांसद महोदय गायब हैं या उनको खोज के लाओ, उनको इनाम तक घोषित हो जाते हैं। शंकर जी हर जगह प्रकट रहते हैं क्या? मतलब हर कार्यक्रम नवीन में जी, छोटे बड़े सब जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ध्यान है जब कोविड का समय था और उसके बाद का समय था तो हमारे यहाँ के एक कांग्रेसी मित्रों ने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति जारी की थी उस समय कि इंदौर का सांसद पार्षद जैसा काम करता है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कार्यकर्ता के रूप में। हमारी पार्टी यही कहती है, भारतीय जनता पार्टी, कि हम चाहे कितने भी ऊंचे हों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा है। हमने सुना है उनको कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं सेवक है, तो हम भी एक सेवक है। सांसद हो रहा है यानी बहुत बड़ी बात नहीं है। सांसद जनता के लिए, सेवा के लिए है। तो कांग्रेसियों ने जब ये प्रेस नोट दिया कि ये सांसद सब जगह पहुंच जाते हैं, पार्षदों के काम भी वो कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि चलिए, छोटा ही काम अगर मेरे को करने का मौका मैं जरूर करूंगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम ये होता है कि जनता के लिए, सुविधा के लिए अगर हमको कुछ भी काम करना पड़े तो हम करेंगे। अभी भी करते हैं और आगे भी करेंगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि चूंकि सेवा भाव हमारा मूल है, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पण संग्रहण निधि अभियान चल रहा था और 2-3 अभियान, तो उसमें इंदौर की उपस्थिति को आप कैसे देखते हैं नहीं, जो संगठनात्मक लक्ष्य दृष्टिकोण से? बिल्कुल हमारी जो पार्टी ने लक्ष्य दिया है, और हमारे यहाँ मालवा में तो संगठन बहुत अच्छा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की ये कर्मश्री रही है, तो यहाँ का संगठन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से शुरू से लेके, अभी से नहीं पहले से ही लेके अच्छा काम कर रहा है, और जो लक्ष्य हमें दिया है उसमें हम लक्ष्य में पूरा होने में प्रयास कर रहे हैं। अगर इंदौर की तासीर देखी जाए तो जो इंदौर उत्सव धर्मी है, इंदौर थोड़ा लोग खुश मिजाज हैं इंदौर के। दूसरी तरफ इंदौर एक और दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इंदौर बहुत परिपक्व है। हमारे यहाँ तो इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं। इंदौर और ज्यादा व्यावसायिक रूप से दक्ष हो, इंदौर एक व्यावसायिक मतलब बिजनेस हब बने, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए कोई कार्य योजना और कुछ ऐसा विचार चल रहा है जिस पर और काम किया जा सके? नवीन जी, ये बात सही है कि किसी भी शहर को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जो व्यावसायिक गतिविधियां वो बढ़ना चाहिए, और उसी को लेकर मैं पहले दिन से ही इस ओर लगा हूं कि हमारे सबसे ज्यादा हमने अपने ध्यान दिया कनेक्टिविटी को देखे। जी। अगर हमारी रेल की कनेक्टिविटी देखें तो रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है अन्य शहरों से। यहाँ तक कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार भोपाल में कमलापति स्टेशन बना है, उससे भी भव्य स्वरूप में इंदौर का रेलवे स्टेशन की परिकल्पना उन्होंने की है, उसकी स्वीकृति दी है, और रेलवे विभाग टेंडर बना रहा है। तो रेलवे को लेके हमारा स्मार्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से भी रहेगी, बस स्टैंड से भी रहेगी, एक नया स्वरूप बना है। और हाल ही में हमने उसको मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में भी ले गए हैं कि ये कंसेप्ट रेलवे विभाग ने स्वीकृत करा है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट बन रहा है, मेरी अधिकारियों से बात हुई कि अगर आपको लगता है कि इस कंसेप्ट में हमें और कुछ सुविधा रेलवे स्टेशन पे चाहिए तो आप 15 दिन में बताइए। मुझे खुशी है कि शहर की जनता ने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिए, एक सकारात्मक सुझाव दिए। ये सभी सुझाव हम रेलवे को भेज रहे हैं ताकि एक अच्छा रेलवे स्टेशन देश में बने। दूसरा, सड़क कनेक्टिविटी को देखें कि हाल ही में माननीय नितिन गडकरी जी पिछली बार आए थे, 3,000 करोड़ के उन्होंने घोषणा की, उसमें से काम भी चालू हो गए हैं।
तो रोड की कनेक्टिविटी हम देश से सब जगह से लगभग जुड़े हुए हैं हाईवे के माध्यम से। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तीसरी आती है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेके हम आज मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के माध्यम से हम जुड़े हुए, फ्लाइट से जुड़े हुए हैं और लगभग 100 फ्लाइट इंदौर से जाती है, आती है। तो ये एक मुझे लगता है कि किसी भी शहर को आगे ले जाने के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि व्यापारी आए और अपना काम करके जाए। इंदौर में पहले की तुलना में आज के दिन में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, आना जाना लगा रहता है, 2 लाख लोग प्रतिदिन। आप समझिए इतना व्यापार व्यवसाय होता है। और यही नहीं, इसको लेके भी हम और इसके आगे भी जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है, तो नई आईटी पॉलिसी हुई, वो भी अब लाने वाले। हमारे नए आईटी पार्क हमारे यहाँ बने हुए हैं और हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और मेडिकल का हब तो हमारे यहाँ ही सी। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज और जोड़ रहे हैं, वो है हमारी स्टार्टअप पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि हमारे जो युवा साथी है उनको आइडिया बहुत सारे आते हैं। अगर हम कहें स्टार्टअप में पूरे विश्व में देश तीसरे नंबर पे है। जो यूनिक्रॉन हम देखें, लगभग 100 के ज्यादा यूनिक्रॉन हमारे भारत के हैं। अमेरिका और चाइना के बाद हमारे पास ही स्टार्टअप के सबसे ज्यादा युवा साथी हैं। उनको एक और इकोसिस्टम मिल जाए, उनकी और मदद हो जाए, तो और हम आगे जा सकते हैं। उसी कंसेप्ट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जब 26 जनवरी को इंदौर आए थे, हमने सभी स्टार्टअप युवा साथियों के साथ उनको बिठाया था। और जो हमारे युवा साथी चाहते हैं कि स्टार्टअप को लेके इस प्रकार का होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बात सुनी और पूरी स्टार्टअप पॉलिसी बनाई। मुझे इस बात का गर्व है कि 13 तारीख को शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका उद्घाटन इंदौर में कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर में आ रहे हैं और सभी हमारे स्टार्टअप के जो लोग हैं इंदौर और आसपास के, वो इंदौर आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इंदौर स्टार्टअप का कैपिटल बने, ताकि हमारे युवाओं को मौका मिले। और जैसे ही कैपिटल बनेगा, हमारी कमर्शियल गतिविधियां बनेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि शहर के विकास में जो जो आवश्यक हो, शहर का विकास समग्र होता है, उस समग्र विकास को लेके हम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इंदौर के लिए और बेहतर है। जी, अगर इंदौर के एक और मिजाज की बात की जाए तो इंदौर अपने खान पान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब कहते हैं कि इंदौरी जो जायका है या मालवा का जो जायका है वो अपने आप में इतना अद्भुत है कि जो सुबह से शुरू होता है तो देर रात तक खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है। तो एक राजबाड़ा इंदौर में एक जगह है, एक 56 दुकान एक जगह है, उनको विश्व स्तरीय मॉडल में लाने की कोशिश की है। और ऐसी चीजें कहीं ना कहीं पर्यटन को बहुत आकर्षित करती हैं, तो वो और वैश्विक पटल पर इंदौरी जायके को पहचान मिले और इंदौर की जो विशेषताएं उनको पहचान मिले, उसके लिए सर कोई प्रयास टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर? देखिए नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर खान पान में आगे ही से इंदौर की एक तासीर है, एक जायका है। और आप एक बोलना भूल गए, सराफा इंदौर का सबसे महत्वपूर्ण है, जी जो जी जी। कि खान पान में बहुत ही पुराने समय में दिन को सोने चांदी की दुकान लगती है और रात को 10 बजे बाद वहाँ खाने पीने की सभी प्रकार के व्यंजन, खास करके हमारे मालवा के व्यंजन वहाँ मिलते हैं। तो एक सराफा है, राजवाड़ा है, 56 दुकान है, ये सब ऐसे स्पॉट है जहाँ लोग रात को निकलते हैं और ये वर्षों से निकल रहे हैं। 56 दुकान तो हमने अभी स्मार्ट सिटी में उसको और अच्छा कर दिया है। एक देखने लायक है हमारे युवाओं की, हम शाम को देखते हैं पूरा खचाखच भरा रहता है। उसी प्रकार राजवाड़ा हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको भी हमने स्मार्ट सिटी में कुछ सुधार किए हैं और राजवाड़े का काम चल ही रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, और हमने हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उनके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एक आईटी हब बनाने के लिए, जब मैं बेंगलोर और बाकी जगह बात करता हूँ कि इंदौर को हमको आईटी हब बनाना है, तो उनका ये कहना है कि 24 आवर, क्योंकि हमें मालूम है कि आईटी के क्षेत्र में जो अमेरिका में काम होता है वो रात को होता है, तो रात को हमारे युवा साथी आईटी के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए 24 आवर सिटी खुली रहनी चाहिए। 24 आवर यूनिवर्सिटी, 24 आवर सिटी खोलने की घोषणा की है और उसका हम नियमावली बना रहे हैं। तो अब इंदौर 24 घंटे खुला रहेगा और हमारे खान पान की चीजें जो रात को 12-1 बजे तक रहती थी वो भी 24 घंटे खुली रहेगी। जी, जिस प्रकार से अगर इंदौर के भौगोलिक उसको देखा जाए
भौगोलिक स्थिति को, तो इंदौर से चंद किलोमीटर दूर उज्जैन, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर वहाँ है। फिर थोड़ा दूर महेश्वर, ओमकारेश्वर का मंदिर वहाँ स्थित है। फिर इंदौर में खुद चिंतामण गणेश जी। एक तरीके से धार्मिक जो पर्यटन है और एक अपार संभावना है। तो क्या इस दिशा में कोई सोचना है कि इंदौर चूंकि कनेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा है, तो एक ऐसा सर्किट डेवलप किया जाए कि लोग इंदौर आए तो वो उज्जैन भी जाएं और कहीं ना कहीं महेश्वर भी जाएं, महाकाल के साथ साथ ओमकारेश्वर के भी दर्शन करें और मां नर्मदा की जो सुंदर छटा है, खूबसूरती है, वो देखें। मध्य प्रदेश को जो पहचान टूरिज्म में मिलना चाहिए थी, उसमें अभी बहुत काम किया जा सकता है, बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल नवीन जी, आप सही बात बोल रहे हैं कि इंदौर एक धार्मिक नगरी भी है और आसपास जो आपने नाम गिना है, तो एक कंसेप्ट हम चर्चा चल रही है हमारी कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें हमने जो आपने नाम गिना है, ओंकारेश्वर, महेश्वर और हमारे उज्जैन, इसके साथ साथ इंदौर में तो है ही बड़े मंदिर, इसको मांडू के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ देवास में चामुंडा माता है। अगर उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो जैन समाज का तीर्थ स्थान सोनकच्छ के वहां है। तो इन सभी स्थानों को जोड़कर धार के पास पास में भी एक जैन समाज का बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ दिगंबर का है और यहाँ पर श्वेतांबर का है। तो एक टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म जिसको बोलते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, उसको लेके एक सर्किट की बात चल रही है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके उसमें चर्चा चल रही है। मुझे पूरी संभावना है कि आने वाले समय में धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा इंदौर में। जी, जैसे सर, हर व्यक्ति की अपनी एक कार्यशैली होती है और चूंकि इंदौर की जनता ने आपको न सिर्फ चुना है बल्कि विशाल बहुमत से चुना है, तो क्या कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपने कार्यकाल में इंदौर को वो एक उनमें इंदौर की जो खूबसूरती, इंदौर की जो समृद्धि, उसमें चार चांद लगाएं? ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो आपके जेहन में हो, जिनको आप उतारना चाहते हो धरातल पर? देखिए, मैंने अपनी बातों में पहले कहा कि हम चाहते हैं कि इंदौर में कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो, रेलवे की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इंदौर में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट तो शुरू हो गई लेकिन एक बड़ा एयरपोर्ट और बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल हब बने, तो यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर हम खोल रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। हमारे आईटी के क्षेत्र में हम हब बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आईटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, उनको यहीं रोजगार मिले। तो नए आईटी पार्क बनाने की बात चल रही है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर में भी हम नए नवाचार कर रहे हैं, जीरो बजटिंग खेती कर रहे हैं। तो जो जो नवाचार हो सकते हैं उन सबका यहाँ प्रयास हो रहा है। और मूल भावना ये है कि हमारे इंदौर के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, ताकि उनका रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलेंगे। और इंदौर ही नहीं, इंदौर ऐसा शहर है जिसकी मूल पॉपुलेशन जो है वो तो 10% से कम है, बाकी सब आसपास के लोग आके रहे हैं। तो इंदौर ऐसा है कि जो भी आता है उसको समावित करता है और ये उसकी तासीर है। आने वाले समय में हम चाहते हैं और इंदौर तेजी से बढ़े, उसके लिए जो जो हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। आगामी सालों में 23 और 24 विधानसभा और लोकसभा, कांग्रेस कह रही है कि 23 में, पहले तो 18 में ही उन्होंने आईना दिखा दिया था, तो कुछ भी ऊपर नीचे करके भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज हो गई। हालांकि लोकसभा तो क्लीन स्वीप ही था लगभग, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं कि अब जनता सब समझ चुकी है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तो इस बार 23 में और 24 में भारतीय जनता पार्टी के कमल की पंखुड़ियां जो है वो झड़ेंगी। देखिए, अब कांग्रेस पे ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा प्रदेश देख रहा है किस प्रकार कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद ही बिखरी हुई है, कमल तो खिला हुआ है। और हमारे सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। और 2023 का जो हम चुनाव है, पहले से ज्यादा मतों से जीते थे, पहले से ज्यादा विधायक हमारे आएंगे। और 2024 वाला तो आपने स्वयं की एक सीट को छोड़कर, छिंदवाड़ा की सीट को छोड़कर सभी भारतीय जनता पार्टी में हम प्रयास करेंगे इस बार छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पास आए। जी, कमल और कमलनाथ को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कमल के लिए? क्योंकि आप लोग कहते थे जैसे ही हारेंगे चले जाएंगे, प्रवासी नेता हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो अंगद के पैर की तरह डटे हुए हैं मध्य प्रदेश।
देखिए, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आज कांग्रेस कहाँ है? कोरोना के समय आप देखें, कांग्रेस का एक नेता भी निकला। इससे ज्यादा विषम परिस्थिति क्या हो सकती है कि जब पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा शहर इस विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष कहीं आपको दिखे, सिर्फ सोशल मीडिया के पे दिखे, तो इनके मन में कभी भी सेवा का कभी काम जज्बा नहीं रहता है, कभी सेवा करते नहीं। इनको सिर्फ राजनीति करना है, और जनता अब अच्छी तरह से समझ गई है कि कौन सेवा करता है और कौन सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है कि 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है फिर से कमल खिलाने को आतुर रहेगा? मोदी जी का बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश भी और देश भी जीतेंगे। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया लालवानी साहब, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ चर्चा की। तो इंदौर के सांसद जो हैं, इंदौर के सांसद कह रहे हैं कि वो सांसद हैं, जनता ने बनाया है, ठीक है, लेकिन मूलतः वो कार्यकर्ता हैं, और अगर उनके काम को कोई पार्षद की तरह देखता है और कोई सामान्य व्यक्ति की तरह देखता है, तो यह उनके लिए गौरव की अनुभूति है। वस्तुतः यही उनकी मेहनत का प्रतिफल है, और इसी के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि 23 में भी और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बरकरार रहेंगी। तो IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।